हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2015 में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस में आपके प्रथम प्रश्न पत्र में जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे उनका प्रॉपर सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। इसी प्रकार से हम अपने अगले वीडियोज में हिंदी, रीजनिंग और बाकी जो विज्ञान वर्ग, कला, वाणिज्य या कृषि वर्ग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी हम प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व्ड पेपर 2015 यानी कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2015 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, प्रथम प्रश्न पत्र के सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 प्रश्न पूछे गए थे जो आपके 100 अंकों के होते हैं, तो उनका हम प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल से समझेंगे ताकि उस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उसको आसानी से कर ले जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान, देखिए आपके दो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं यूपी बीएड के एग्जाम में, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आ खंड बा होता है, जिसमें खंड आ में सामान्य ज्ञान के प्रश्न और खंड बा में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पूछा जाता है। और द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड आ में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खंड बा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर्ग के पे डिपेंड होते हैं कि आपका ग्रेजुएशन में वर्ग कौन सा, विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग या कृषि वर्ग, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक जो खंड होते हैं आ बा वाले, इनमें से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कुल अंक जो निर्धारित किए जाते हैं वो 100 अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मिला के प्रथम प्रश्न पत्र के 200 अंक हो जाते हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र के 200 अंक हो जाते हैं। तो 2 और 200 400 अंकों के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से आज हम खंड आ यानी कि सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन करेंगे। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन से शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का, दंत विज्ञान का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाला है, पक्षियों का। आर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों की जाति, प्रजाति, रहन सहन, रोग उपचार आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष या एक प्रकार का स्वर। तो मायोपिया जो है वो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आपका जो है इसका सही आंसर है। मायोपिया में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष की क्या है, इंग्लिश है। जब इसका आप इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में इसको, तो मायोपिया के नाम से जाना जाएगा। और दूर दृष्टि दोष की जो इंग्लिश होती है वो होती है हाइपरमेट्रोपिया। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। थोड़ा सा उल्टा वाला कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए। तो इस वजह से जो जितनी भी बातें मैं क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहा हूँ उसको आप लोग एक पेज पे नोट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इंडिया हाउस स्थित है, कहाँ स्थित है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में, कैलिफोर्निया में। तो इसका जो सही आंसर है वो लंदन में स्थित है। तो इंडिया हाउस बनाया क्यों गया था? तो विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों की एक प्रमुख संस्था थी। इसकी स्थापना जो की थी वो श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा उनके सहयोगियों ने मिलकर की थी। उनके सहयोगी की यदि बात करें तो बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल, ये सारे उनके सहयोगी थे। इसकी स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान की संसद का नाम क्या है? मजलिस, स्टोटिंग, डायट या कांग्रेस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वाला, डायट। तो मजलिस किस का नाम है? देखिए जैसे भारत में संसद का नाम लोकसभा एवं राज्यसभा हुआ करता है, 2 सदन होते हैं इसके, उसी प्रकार से जापान की संसद का नाम डायट है। मजलिस जो है ईरान की संसद का नाम है, स्टोटिंग नॉर्वे की संसद का नाम है, और कांग्रेस जो है जैसे सीनेट व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के काल में चली? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली। और मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर जो रेलगाड़ी थी 1853 में वह चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट, आल्पस या हिमालय। तो इसका जो सही आंसर है वो एवरेस्ट यानी हिमालय, जिसकी ऊंचाई कितनी है आप लोगों को पता भी होगा, 8,848 मीटर है। चूंकि वर्तमान में 2 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, तो
तो 8,850 हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर जो भारत की पर्वत चोटियों की बात की जाए, ये सबसे ऊंची जो चोटी है ना, ये माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है, जिसको नेपाल वाले सागर माथा के भी नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगर जो नीचे स्तर पर हम आएंगे तो भारत में इसके दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है पर्वत चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी भी मानी जाती है। इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, जो कि कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर ने। 1563 ईस्वी में पहले तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, जो बनारस, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों पर लगा करते थे, और 1564 ईस्वी में इसी क्रम में अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? कर्नल अल्काट, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय या विलियम बेंटिक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने किया था। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई कब थी? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेन ब्लाउटस्की तथा कर्नल अल्काट ने इसकी स्थापना की थी। और भारत में इसका मुख्यालय जो बनाया गया था सन 1882 ईस्वी में अडयार यानी मद्रास में बनाया गया था। और इसका जो प्रचार प्रसार किया गया था भारत में, वो एनी बेसेंट के माध्यम से किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में। सिडबी की फुल फॉर्म याद रख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, या लिख लीजिए कॉपी में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना अप्रैल में 1990 में लखनऊ में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कालीकट, कांडला, गुजरात? तो कांडला इसका सही आंसर है, कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका गोवा था, मैंने गुजरात बोल दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कांडला, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, टाइकोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, टाइकोमीटर से वायुयान की गति की माप की जाती है, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। कौन सा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? ऑप्शन दिया हुआ है बुध, शुक्र, प्लूटो या मंगल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकदार होता है। सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। यम को हटा दिया गया था, जिसमें से शुक्र ग्रह सबसे चमकदार है। यह पृथ्वी की बनावट एवं आकार में समान है, इसी वजह से इसको पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देव, भोर का तारा एवं साच का तारा भी के संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन सारे से कि भोर का तारा किसे कहते हैं, साच का तारा किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग एक नोटबुक में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, उपराष्ट्रपति। भारत के संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के तीनों के मिलने से होता है। इसमें राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का सभापतित्व भारत का उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में इसका कार्य संचालन उपसभापति करता है। तो मिला जुला कर एक लाइन में यदि हम कहना चाहें तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं? माउंटबेटन योजना, बाइबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या क्रिप्स योजना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, माउंटबेटन योजना के नाम से हम जानते हैं इस चीज को, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, 1947 में लॉर्ड बाइबल के स्थान पर कार्यभार संभाला था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक प्लान की घोषणा की गई थी, जिसमें भारत के स्वतंत्र विभाजन की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। ये ईश्वरचंद विद्यासागर थे कौन? तो ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के एक आचार्य थे। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त पत्र को डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का क्या किया था? अनुरोध किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, कोई वारंटो या सर्टियोरारी? तो इसका जो सही आंसर है वह है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस शब्द का प्रयोग हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए करते हैं। 5 प्रकार की रीति जो होती हैं वो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय जारी करती हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि आपके यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए उच्च और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती हैं। 5 प्रकार की रीट क्या है इसको जान लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, इसके बाद
अधिकार परीक्षा, ये पांचों जो होते हैं याचिका वो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र, खून। तो किसमें सहायक होते हैं कैल्शियम? हड्डियों वगैरह में, हड्डी की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, महानदी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली कुछ मुख्य नदियों के और भी नाम जान लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो नर्मदा, आपका साबरमती, माही, लूनी, मांडवी, जुआरी, सरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा, ये सारी नदियां जो होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो हाइपरिन की वजह के कारण जो है शरीर में रक्त नहीं जमता। अगला क्वेश्चन आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, यानी में से कोई नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक इसका जो सही आंसर होगा वो होगा। फिरोज शाह तुगलक को जो है वो दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक को एक नाम और नाम से जाना जाता था, जौना खां के नाम से। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद इसका जो भाई था फिरोज शाह तुगलक, इसको गद्दी पे बैठाया गया था, जो कि इसका चचेरा भाई था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं थे। आप लोगों ने सुना भी होगा लाल, बाल, पाल, ये तीनों किस दल के नेता थे? गर्म दल के नेता थे। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में स्थित है। और पांच साथियों को बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने सबसे पहले दी थी। इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लाहौर में, बदायूं में, सासाराम में। तो शाहाबाद के सासाराम, और शाहाबाद कहाँ स्थित है? बिहार में, यानी बिहार के शाहाबाद के सासाराम में शेर शाह का कब्र स्थित है। इसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, एक रोड का निर्माण करवाया था जिसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इस जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। इसके पहले इस रोड को सड़क ए आजम के नाम से और उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विस या सभा। तो वैदिक युग में ग्राम समूहों को विस के नाम से जाना जाता था। पहले क्या होते थे? सबसे छोटी इकाई जो होती थी वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में, उसको हम कुल या परिवार कहते थे। और जब कुल व परिवार आपस में समूहों में मिलते थे तो इनको क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। और ग्राम के जो समूह आपस में मिलते थे इनको विस कहा जाता था। और विस का जो प्रधान हुआ करता था, जो मुखिया हुआ करता था, वह विस्पति कहलाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन-सांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-सांग भारत की यात्रा पर आया था। इसकी एक रचना भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती है, यात्रा वृत्तांत की। सुयुकी इसकी जो यात्रा वृत्तांत रचना है सुयुकी के नाम से जानी जाती है। जो विदेशी आए थे भारत में उनमें से जैसे मैग्नेस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना इसने की थी। इसके बाद फायान पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। फायान भी एक चीनी यात्री था। और मैग्नेस्थनीज जो था वो यूनानी था। तो इस प्रकार से, और जो ह्वेन-सांग था वो भी चाइना का ही था। ह्वेन-सांग जो भारत में आया था ये भी चाइना का ही था। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो की गई थी वो 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोगों को पता भी होगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो ये चारों कब किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या अरोड़ा आसफ अली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। बात करें एनी बेसेंट की, तो 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी जब आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू को मिली थी, जो कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए होता है, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर या मधुमेह? तो इसका जो सही आंसर है एड्स। दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी के सूर्य से निकटता, या पृथ्वी का दूसरों ग्रह से संबंध? तो इसका जो सही आंसर है दिन और रात के होने के कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो इससे दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इससे क्या होता है? इससे मौसम परिवर्तन होता है। दिन और रात वाला जो कंडीशन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया जाता है वो 365 दिन 48 घंटे 42 मिनट, इसका जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है वो 365 दिन 48 घंटे 42 मिनट ऐसे कुछ करके है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे जो वार्षिक, इसको आप वार्षिक भी कह सकते हैं कि वार्षिक जो होता है, वार्षिक रूप में इसको आप समझ सकते हैं कि एक साल में जो 365 दिन में जब पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा लेती है तो इसको हम वार्षिक रूप से देखते हैं, और इसी के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, मौसम परिवर्तन होता है, और जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसके कारण दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन, रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाजों की चाल मापने के लिए, जहाजों का भार मापने के लिए, जहाजों के मार्ग मापने के लिए, जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है, जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है? इथोपिया, श्रीलंका, भारत, ब्राजील? इसका जो सही आंसर है वह है ब्राजील। ब्राजील जो है वो कॉफी का उत्पादक देश है, सबसे अधिकतम वाला। लेकिन अगर जो कॉफी की मूल पौधे की बात की जाए कि कॉफी का मूल पौधा कहाँ मिला था, तो इथोपिया में मिला था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? केवल ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, केवल ओ ग्रुप, ए तथा ओ ग्रुप? तो इसका जो सही आंसर है वह है ए तथा ओ ग्रुप। ए तथा ओ ग्रुप दोनों का रक्त जो है वो एक रक्त वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ओ ग्रुप वाले जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, या ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। और ए बी वाले जो होते हैं ना, ये जानिए सर्वदाता वो वाले होते हैं, तो ए बी वाले सर्वाग्राही होते हैं, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप को ये लोग ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1935 में, या सन 1937 में? तो 1 अप्रैल सन 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में आप बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और कैवे नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर या विमल मित्र? तो इसका जो सही आंसर है वह है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जो हैं वो घासीराम पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं शिक्षा, मृत्यु दर कम होना? तो मृत्यु दर कम होना जो है यह इसका एक रीजन नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? अमीर खुसरो, मलूकदास, चंद्रबरदाई या सरफुद्दीन यजदी? तो चंद्रबरदाई ने जो है वो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर? इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु जो थे सिख धर्म में, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। ये सन याद रखिएगा, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सन में? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना में 1675 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1550, 1556, 1559 या 1560? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है, 1556 ईस्वी में। पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा आदिल शाह के सेनापति
हेमू के बीच युद्ध हुआ था, जो पानीपत के दूसरे युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में हेमू क्या हुआ था, पराजित हुआ था और मारा भी गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से भी हम इसको जानते हैं, किसको, अकबर और हेमू के बीच वाले लड़ाई को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी। इसका जो सही आंसर है, प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। दयानंद के बचपन का नाम क्या था, परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद या अम्बा शंकर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मूलशंकर। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके और किसके बीच हुआ था, तो यह क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी राज्य को क्या किया था, स्थापित कर दिया था। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनके बीच में यह युद्ध हुआ था। अष्टप्रधान का अर्थ क्या है, तो मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग एक तरह का कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला है, मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी, रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी। तो रजिया सुल्तान, ये रजिया सुल्तान कौन थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश कौन था, तो गुलाम वंश का ये शासक था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का नंबर आता है, और इल्तुतमिश अपने जीवन काल में कह देता है कि हमारी पुत्री जो होगी वह अगली शासक होगी। तो रजिया सुल्तान को शासक बनाया जाता है, और रजिया सुल्तान भटिंडा के प्रशासक अल्तुतनिया से निकाह कर लेती है, और उसके पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर वह बैठती है। इसके बाद कोई भी महिला शासक ऐसा नहीं हुआ जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हो। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 51A, 53A, 54A या 55A। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 51A को जोड़ा गया, जिसमें वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, डेयरी विज्ञान में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आशुतोष चटर्जी या हरिन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी। आप सभी को तो पता ही होगा, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन में ही जो है प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को गाया था। डेट याद रख सकते हैं, 27 दिसंबर 1911। और घटना क्या हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, उसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को गाया था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नील नदी की देन किसे कहते हैं, भारत को, मिस्र को, सूडान को, जापान को। तो मिस्र को। ये नील नदी जो है इसको नील नदी की देन कहते हैं, मिस्र को। यह है मिस्र। मिस्र को आपको पता होगा, इस पे एक बांध भी बनाया गया है, आसवन बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि अफ्रीका के बड़े बांधों में से एक है। ये नील नदी पाई कहाँ जाती है, तो ये अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि पांचवी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी 1974 से 78 का जो दौर था, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का था, इसी में दिया गया था। हाँ, एक बात और जानिए कि इस पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 1951 में आई थी। उसके बाद अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं। पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो नीति आयोग रखा गया है। और इन नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी। तो 12 पंचवर्षीय योजना आ चुके हैं अभी तक। और लास्ट वाला जो सन है कि कब तक थे ये, तो 2017 तक इनका कार्य था। पंचवर्षीय योजनाओं को 1 जनवरी 2015 को इन्हें समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया था। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन, और हाँ, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा हो गया, फिर इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह तथा दांडी यात्रा क्यों की,
नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है नमक कानून तोड़ने के लिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ क्या किया, साबरमती आश्रम से डांडी के लिए प्रस्थान किया और 6 अप्रैल 1930 को वे डांडी पहुंच गए और वहां नमक को तोड़कर सविनय अवज्ञा अर्थात विनय के साथ अंग्रेजों की आज्ञा का पालन न करने का आंदोलन क्या किया था, शुरू किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे से जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से मैंने सामान्य ज्ञान का करवा दिया 2015 का, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, वो लोग ध्यान से सुन लें कि मैंने सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन करवा दिया है 2015 का। इसी प्रकार से मैं हिंदी वाला पोर्शन करवाऊंगा, रीजनिंग वाला। इसके बाद जिस वर्ग से आप आते होंगे उसका, जिस कैटेगरी में कला वर्ग में आते होंगे, वाणिज्य वर्ग में आते होंगे, कृषि वर्ग में आते होंगे या फिर विज्ञान वर्ग में आते होंगे, उसके क्वेश्चंस में करवाऊंगा। इसी प्रकार से 15, 16, 17, 18, 19, 20 पिछले 6 वर्षों के प्रैक्टिस सेट को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ध्यान से समझ लीजिए, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। और इसके साथ साथ ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इतिहास के 150 से 150 क्वेश्चन, इसी प्रकार से भूगोल के 100 से 150 क्वेश्चन, इसी प्रकार से राज्य व्यवस्था के, फिर अर्थशास्त्र के और विविध प्रश्नों से जो क्वेश्चन बनते हैं, इन सब का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। और हर सब्जेक्ट का, सामान्य ज्ञान का, हिंदी का, रीजनिंग का और जिस भी वर्ग में आप आते होंगे, कला, वाणिज्य, कृषि या विज्ञान वर्ग, उसका मैं क्वेश्चन अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं और इसकी आंसर की भी आपको नीचे उत्तरमाला के रूप में दी हुई होगी। धन्यवाद।